कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो दिन भर खेतों में बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा कमाता नहीं था। इसी वजह से वो गांव में कुछ ना कुछ काम करता ही रहता। कुछ ही दिनों में उनके गांव के बगल वाले गांव में एक शादी थी, जहां खाने की दावत थी। जिनके घर में वो शादी का समारोह था, वो महाशय किसी रसोइये को ढूंढ रहे थे। अरे साहब, आप बगल के गांव में हरिया है, उसे क्यों नहीं बुलाते? वो बहुत अच्छा रसोइया है। अच्छा, ठीक है, भेज दो उसे। वो आदमी हरिया के पास आया और उससे कहा, अरे हरिया, तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? हाँ करूंगा ना। क्या काम है? अरे यहाँ बगल के गांव में एक शादी है और वो किसी रसोइये को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उनको तुम्हारा नाम बता दिया। करोगे ना काम? अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हरिया उन साहब के घर गया और उनसे काम के बारे में पूछा। नमस्ते साहब, मुझे हमारे गांव के एक आदमी ने आपके यहाँ भेजा है। कल आपके यहाँ शादी में खाना बनाना है ना? अच्छा, तुम हो हरिया, आओ आओ। हरिया, तुम्हें कल दोपहर तक 100 लोगों का खाना बनाना है। हमारे घर में शादी है, बना पाओगे ना? हाँ साहब, मैं बना लूंगा। मुझे सिर्फ बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है। बहुत लोगों को पनीर और अंडे बहुत पसंद आते हैं। तुम इनसे कुछ नए पकवान बना पाओगे? जी साहब, मैं बना लूंगा। कितने पकवान बनाने हैं? हर चीज के लगभग 5-5 पकवान बना लेना, ठीक है? जी साहब, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। आप खाना बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो सब मंगवा लीजिए। चलेगा, कल वक्त पे आ जाना, ठीक है? जी, जल्द ही आ जाऊंगा। हरिया अपने गांव वापस लौट आया। अगली सुबह जल्द ही उठकर वो उस गांव में चला गया। उसे वक्त पे आया हुआ देख वो साहब खुश हो गए। हरिया ने अपना काम करना शुरू किया। हरिया की मेहनत देखकर साहब बहुत खुश थे। दोपहर होते होते हरिया ने सारा खाना लगभग बना लिया। तभी साहब वहां आए। क्यों भाई हरिया, क्या बनाया है खाने में? पनीर, अंडे, क्या क्या है? जी मैंने अंडा करी, अंडा फ्राई, अंडा ऑमलेट और अंडा बिरयानी बनाई है। और पनीर में पनीर कोफ्ता, पनीर करी, पालक पनीर, शाही पनीर, ये सब बनाया है। अब सोच रहा हूँ कि कुछ स्टार्टर में भी बना दूं। जैसे कि पनीर चिल्ली या पनीर एग रोल, ऐसा कुछ। और बाकी के भी कुछ पकवान हैं। और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। और हाँ साहब, ये सब एक बार चख भी लीजिए, नमक वगैरह कुछ कम ना हो जाए। अरे तुम्हारे सारे पकवानों की सुगंधी इतनी अच्छी है, खाने का बहुत मन कर रहा है। रुको, अभी चखता हूँ। साहब ने पकवान चख कर देखे, उन्हें वो बेहद पसंद आए। अरे वाह हरिया, बहुत ही लाजवाब पकवान बनाए हैं तुमने। जी धन्यवाद साहब। हरिया उसके बचे कुचे पकवान मन लगाकर बनाता है। खाने का स्वाद सारे मेहमानों को बहुत पसंद आता है। सारे पेट भर के खाना खाते हैं। दूसरे दिन साहब हरिया को उनके घर पे बुलाते हैं। अरे हरिया, आओ आओ, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था कि सारे लोगों को बहुत पसंद आया। सबने पेट भर के खाया। ये लो तुम्हारे पैसे, और बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? जी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको खाना पसंद आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे हरिया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे हाथों में जादू है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। अपनी खुद की एक दुकान डाल लेना और इसी तरह अच्छे अच्छे पदार्थ लोगों को खिलाना। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? अरे मैं ठीक कर रहा हूँ। ये लो, इन पैसों से तुम खुद का कारोबार शुरू करो। आपका बहुत बहुत उपकार मालिक। साहब वहां से चले जाते हैं और हरिया वो पैसे लेकर घर लौटता है। घर आने के बाद वो साहब ने कही बातों पर विचार करने लगता है। साहब ने जो कहा उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। मैं कल ही अपनी दुकान खोलूंगा। देखता तो हूँ लोगों को मेरा खाना कितना पसंद आता है। अगले दिन हरिया ने अंडे और पनीर के अलग अलग पकवान बनाए और उन्हें लेकर अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाकर बेचने लग गया। उसको ये सब करते हुए देख सारे गांव वाले उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। उस दिन उसका बहुत सारा खाना नहीं बिका। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अगले दिन फिर से उसने अपनी दुकान लगाई और फिर से खाना बेचने बैठ गया। अब मैं इस खाने का क्या करूंगा? इतना सारा खाना फेंक भी नहीं सकता। हाँ, इसे गांव में लोगों के घर में बांट के आता हूँ। हरिया अपना बचा हुआ खाना सबके घरों में जाकर मुफ्त में देने लगता है। अरे हरिया, ये क्या लेकर आए हो? अरे बाबा, ये पनीर की और अंडे की सब्जी है। आज मैंने दुकान लगाया था, मगर आज कुछ ज्यादा बिका नहीं और ये सब बच गया, तो मैंने सोचा गांव में जाकर सबको बांट देता हूँ। बच्चों को भी अंडे और पनीर बहुत पसंद है ना, इसीलिए लेकर आया। अच्छा अच्छा,
आज से तुमने ये सब भी बेचना शुरू कर दिया? हाँ बाबा, आज से ही मैंने ये सब बेचना शुरू किया, मगर कुछ बिका नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। तुमने अपनी दुकान के बाहर कोई बोर्ड वोर्ड लगाया कि नहीं, या फिर मेनू कार्ड वगैरह? अरे हाँ बाबा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कल ही मैं कोई बोर्ड बना लेता हूँ। अब अगले दिन हरिया ने एक मेनू कार्ड बनवाया, उसी के साथ साथ अपने ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगवाया। वो बोर्ड और मेनू कार्ड देख के लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित हो गए। लोगों ने उसके बनाए पदार्थ चखना शुरू किया, उनको वो बेहद पसंद आए। धीरे धीरे उसका धंधा अच्छा चलने लगा। अब वो अलग अलग प्रकार के अनेक व्यंजन बनाने लगा और लोगों को उसके हाथ के बनाए व्यंजन बहुत पसंद आने लगे। कुछ ही महीनों में उसने गांव में अपनी एक खुद की दुकान खरीद ली। अब सारे गांव वाले उस दुकान पर जाकर खाना खाने लगे। एक दिन वही बगल के गांव वाले साहब जी उनके गांव में आए और हरिया की वो नई दुकान देखकर उसके अंदर गए। अरे, ये गांव में नया दुकान किसका है? जाके देखता हूँ। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? आइए ना। अरे हाँ, मैं यहाँ गांव में आया था, नया दुकान देखा तो सोचा कि अंदर जाके आए। साहब, आज आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हो? आज तो आपको मेरे हाथों का खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। हरिया साहब को खाना परोसता है। हरिया, आज भी तुम्हारे हाथों में वही स्वाद है। मैंने जो बताया था वो तुमने सच करके दिखाया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। इस तरह होशियार हरिया ने अपने गुणों के जोर पर खूब मेहनत करके सफलता हासिल की। विजयपुर नाम के गांव में विहान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिखने में बहुत कुरूप थी। पहले तो वो सुंदर थी, मगर उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा भला बुरा कहता था। विहान को पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ उसका दिल नहीं दुखाया करती थी। विहान अपनी माँ का परिचय अपने मित्रों से कभी नहीं करवाता था, लेकिन इस बात से उसकी माँ दुखी नहीं होती थी। विहान की माँ खेतों में बहुत मेहनत कर कर अपना गुजारा और विहान की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब विहान बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने जा रहा था। विहान, वहाँ पहुंचकर बेटा फोन कर देना और खाना पीना ठीक से कर लेना। हाँ, मैं मेरा देख लूंगा, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विहान की बस आ जाती है और बस में बैठकर विहान शहर चला जाता है। विहान शहर में आकर एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब लगने की वजह से वो बहुत खुश था। विहान अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। काम के प्रति उसकी लगन देखकर उसके कंपनी का बॉस भी उस पर बहुत खुश था। एक दिन उस कंपनी में बॉस की बेटी माधुरी आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे, लेकिन विहान अपने काम में मग्न था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना काम जारी रखा। मगर माधुरी की नजर विहान से हटी ही नहीं। उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो अपने पापा के केबिन में गई और उन्हें विहान के बारे में पूछा। उसके पापा ने विहान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। पापा, आप मेरे कितने पीछे लगे हो कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि अब मुझे सही लड़का मिल गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरी लड़की ने चूज किया है? आपके ऑफिस का विहान, जो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अरे वाह, इतना सुशील लड़का और कहाँ मिलेगा। विहान बहुत ही अच्छा लड़का है। बॉस विहान को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? विहान, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सर, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है विहान। विहान घर जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है और मैं बॉस की लड़की से कैसे शादी करूं? मैं कहा और वो कहा। सोचते सोचते विहान सो जाता है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी डोरबेल बजी। विहान दरवाजा खोलता है तो सामने बॉस खड़ा होता है। सर, आप आइए ना। कैसे आना हुआ आपका सर? अरे विहान, शादी के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए हो, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है विहान? मैं अकेला ही रहता हूँ सर यहाँ, और मेरी माँ गाँव में रहती है। ओके, तो मैं ये रिश्ता तय समझूं? विहान अपनी हाँ बता देता है। विहान, तुम्हारी माँ को गाँव से शादी के लिए बुला लो, आखिर तुम्हारी शादी है। विहान सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को बुलाएगा तो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं सर, मेरी माँ बीमार होने के कारण शादी में नहीं आ पाएगी। उसने बोला है कि वो ठीक हो जाने के बाद खुद आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विहान और माधुरी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। विहान को अपने ऑफिस में माँ के खत आया करते थे, लेकिन वो सारे खतों को अनदेखा करता था। जब माधुरी उसको अपनी माँ के बारे में पूछती, तब भी वो हमेशा की तरह उन बातों को टाल देता था।
वहाँ गांव में उसकी माँ भी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से विहान का कोई फोन नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे से शहर जाकर मिलने के बारे में सोचती है और शहर चली जाती है। माँ शहर में उसके पुराने घर का पता ढूंढती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर वो वहाँ के घर मालिक से पूछती है, नमस्ते भाई साहब, विहान यही रहता है ना? नहीं माँ जी, अब वो यहाँ नहीं रहता है, वो बड़े बंगले में रहता है और उसकी तो शादी भी हो गई है। शादी कब हुई भाई साहब? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वैसे आप कौन है माँ जी? कोई नहीं, गांव से आई हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे विहान के घर का पता देंगे? हाँ माँ जी, ये लीजिए, आप किसी से भी पूछेंगी तो बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये कहकर विहान की माँ अपने बेटे के घर जाने के लिए निकलती है। पता पूछते पूछते वो विहान के घर पहुंच जाती है। वो उसके बंगले के बाहर आकर रुकती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? किसको मिलना है आपको? मुझे विहान से मिलना है। विहान? कौन, साहब क्या? लो आ गए साहब। तभी विहान एक आलीशान कार में बैठकर वहां आता है और अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, सड़क चलते भिखारी को घर में आने मत देना, कोई भी मुंह उठाकर आता है। ये सारी बातें विहान की माँ सुन लेती है और वही बैठकर रोने लगती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से एक कागज और पेन मंगवाती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिख देती है। वो कागज वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है और अंदर पहुंचाने के लिए कहती है। माँ वहां से निकल जाती है। सिक्योरिटी वाला वो कागज विहान को देता है। साहब, उस बूढ़ी माँ ने दिया है, ये लाओ मुझे दो। विहान खत पढ़ने लगता है। बेटा, आज तो तुम इतने बड़े बन गए कि अपनी माँ को ही पहचान ना सके। आज तक मैंने तुमसे एक राज छुपाया है, मगर आज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते तुम एक नुकीले पत्थर पर गिर गए थे और उसमें तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर से पूछा तो कोई इलाज नहीं था। तब मैंने मेरी एक आँख तुम्हें दे दी और तुम ठीक हो गए। मगर आज तो तुम मेरी बदसूरती को देखकर मुझे माँ कहने से भी इनकार कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये खत मुझे लिखना पड़ा। मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ विहान। वो खत पढ़कर विहान चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी माधुरी उसके पास आती है। विहान सारी सच्चाई माधुरी को बता देता है। माधुरी को विहान के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो विहान से कहती है, विहान, हम कल ही तुम्हारे गांव माँ से मिलने जाएंगे। हाँ माधुरी। अगले दिन विहान माधुरी को लेकर गांव में अपने माँ के घर जाता है। माँ। कौन? विहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। विहान। ऐसा कहकर माँ उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में भी पानी आ जाता है। बाद में विहान माधुरी का परिचय अपनी माँ से करवाता है और वो दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए। श्यामपुर गांव के ये लो, आपकी रोटी और उस पे प्याज रखा है। अच्छा हुआ तुम ही बाहर आ गई, मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकालना था। अरे छोड़ रे कलमुही डायन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई मुझे। अरे छोड़ नासपिटी। चुड़ैल उसकी आंखों में देखकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अब सुषमा भी एक चुड़ैल बन जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन सुषमा एक खंजर लेकर अपने पति को मारने की कोशिश करती है। अरे क्या कर रही हो मेरी जाना, वो खंजर बाजू में रख दो। मैं तेरी कोई जाना वाना नहीं हूँ, मैं मेरी मालिक का हुक्म ही मानती हूँ। सुषमा उसे छोड़ देती है और शाम घर से भाग जाता है। उसी रात चुड़ैल फिर से गांव में आती है और इस बार गांव के राघव के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है? इतनी रात हो गई है, कौन आया है? अजी सुनते हो, दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन हो सकता है? राघव खिड़की से देखता है तो उसे दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए खाना मांगने आई हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। अरे जानकी, रोटी है क्या घर में? इन्हें भूख लगी है, जरा दो तो। अरे बहन जी, मेरे घर में रोटी है मगर सब्जी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ रोटी और प्याज दे दो, मैं इससे काम चला लूंगी। अब जानकी एक रोटी पर प्याज काट कर लाती है और चुड़ैल को देने के लिए दरवाजा खोलती है। चुड़ैल को देखकर जानकी चिल्लाती है मगर चुड़ैल उसे भी अपने वश में कर लेती है। अब जानकी चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाती है। अगले दिन शाम सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी प्रणाम, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है,
और वो मुझे मारना चाहती है। मैं जैसे तैसे वहां से भाग आया हूँ। वो बोलती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है कि लोगों को मार डाल। अब मैं क्या करूं सरपंच जी? श्याम, इस विषय में सोचकर निर्णय लेना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा संयम रखो, बाद में देखते हैं, ठीक है? जी सरपंच जी। श्याम वहां से चला जाता है। उसी दिन राघव के घर में उसकी पत्नी उसे भी मारने की कोशिश करने लगती है। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान? ऐसा कोई करता है क्या अपने पति के साथ? अरे कौन सा पति? किसका पति? तू मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ मेरे मालकिन के आदेश का पालन करूंगी। अब मैं तुझे मार डालूंगी। राघव उसका ये डरावना रूप देखकर बहुत डर जाता है और अपने घर से भागकर सीधे सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी, मुझे बचाइए, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। अरे ये क्या बोल रहा है राघव? पागल हो गया क्या? जरा बैठकर बात करते हैं। सरपंच जी, हमारे घर पर कल रात को एक औरत रोटी मांगने आई थी। मेरी पत्नी ने उसे रोटी दी और सुबह होने के बाद मेरी पत्नी का रवैया अलग ही हो गया। अब वो मुझे मारना चाहती है और कहती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ये बात है। यही बात शाम के भी साथ हुई है, यानी उन दोनों को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। अब मैं बताता हूँ, वैसे ही सारे लोग करना और ये बात सारे गांव में फैला दो, मगर उन दोनों को नहीं पता चलनी चाहिए। जी सरपंच जी, समझ गया। हरिया, तुम्हें समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें मैंने बताया वैसे ही करना है। जी सरपंच जी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगले दिन हरिया एक दूसरे घर में चला जाता है। रात हो जाती है और वो चुड़ैल भेष बदलकर उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दोगी? जी हाँ, मगर मेरे घर में सिर्फ रोटी है, सब्जी कुछ नहीं है। आप मुझे रोटी और प्याज दे दो, मुझे चलेगा। अब हरिया एक रोटी पर प्याज डालकर लाता है और दरवाजा खोलता है। बाहर उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो कि अब एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। चुड़ैल हरिया को वश में करने के लिए उसकी आंखों में देखती है, मगर हरिया पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? क्या हुआ है? हरिया अपना पल्लू उठाकर चुड़ैल से कहता है, अरे ओ चुड़ैल रानी, तुम्हारा असर यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं तो मर्द हूँ, औरत नहीं। अब क्या करेगी तू? और उसी वक्त सारे गांव वाले मशाले लेकर वहां आते हैं और चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं। चुड़ैल पर हमला होते ही जानकी और सुषमा उसे बचाने के लिए आती है। अरे ओ कलमुहो, मेरी मालकिन को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और हाँ, मेरी मालकिन पर हाथ भी उठाया तो याद रखना, सोच लेना क्या होगा। अब जानकी और सुषमा भी गांव वालों से भिड़ जाते हैं। सारे लोग मिलकर जानकी और सुषमा को पकड़कर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। इस जानकी और सुषमा को हम जला डालेंगे। अरे उन पर चुड़ैल का साया है, वो साया निकल गया ना कि वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। राघव भाई साहब सही कह रहे हैं, वो हमारी बीवियां हैं। उन पर से चुड़ैल का साया निकल जाने के बाद वो आम इंसान बन जाएगी। सुषमा और जानकी दोनों को भी अपने ही घरों में कैद कर दिया जाता है ताकि वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और अलग अलग योजनाएं बनाने लगते हैं। मेरे ख्याल से चुड़ैल अब सतर्क हो गई है। उसे हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में पता चल गया है। हमारे गांव के बाहर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, हम उनके पास चले जाएंगे, वही समस्या का समाधान बताएंगे। अब सरपंच जी और सारे गांव वाले बाबा के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है सरपंच जी, आपका ऐसे अचानक आना हुआ? बाबा विपदा ही ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से बताओ बेटा। सरपंच जी सारी कहानी बाबा को बताते हैं और उनसे इस पर कुछ उपाय पूछते हैं। बाबा बोलते हैं, वत्स, तुम जब वो चुड़ैल सामने आ जाए तब अपने सामने ये गुड़िया पकड़ लेना। वो चुड़ैल इस गुड़िया में समा जाएगी और बाद में जल्द ही उसे आग में फेंक देना, जिससे उस चुड़ैल का सर्वनाश होगा। जी बाबा, हम समझ गए, मगर ये काम सिर्फ एक औरत को ही करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे गांव वाले गांव में लौट आते हैं और उस चुड़ैल को मारने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उस गांव की एक औरत सगुना सामने आती है और वो काम करने की इच्छा दर्शाती है। इसमें खतरा है बेटी। अरे सरपंच जी, अपने गांव के लिए मैं इतना नहीं कर सकती। मैं ही ये काम करूंगी और उसे मार डालूंगी। ठीक है सगुना, तुम्हें ये काम दिया जाता है। अब सगुना रात होने का इंतजार करती है।
रात होते ही वो चुड़ैल आती है और सगुना के घर का दरवाजा खटखटाती है। सगुना खिड़की से ही उससे बात करती है। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। 1 रोटी ही दे दो, मगर जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ। अब सगुना खाना लेकर बाहर आती है और चुड़ैल तुरंत ही उसे अपने वश में करने का प्रयास करती है। तभी सगुना अपनी कमर से वो गुड़िया निकालकर चुड़ैल के सामने पकड़ती है। जैसे ही चुड़ैल की दृष्टि उस गुड़िया पर पड़ती है, वो चुड़ैल उस गुड़िया में समा जाती है। सगुना उस गुड़िया को पकड़कर दौड़ी चली आती है जहाँ सारे गांव वाले खड़े हैं। गांव वालों ने वहाँ आग जलाकर रखी हुई थी। सगुना तुरंत उस गुड़िया को उस आग में डाल देती है। गुड़िया आग में डालते ही वो जलकर राख हो जाती है और उसके साथ साथ वो चुड़ैल मर जाती है। सुषमा और जानकी भी उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाती है। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अब गांव वाले फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं। सज्जनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी निर्मला और राधिका उसे खेती में बहुत मदद किया करते थे। मेहनत के कारण उनकी फसल भी अच्छी आया करती थी और ये देखकर गांव के कुछ लोग उन पर जलते थे। श्याम के पास एक घोड़ा था जो कि बहुत शानदार था। वो उसे घर के सदस्य की तरह रखा करता था। राधिका को वो घोड़ा श्याम ने उसके 5वें जन्मदिन पर भेंट दिया था। उसकी सारी देखभाल राधिका ही करती थी। श्याम और निर्मला दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के थे। एक दिन राधिका की स्कूल की फीस भरनी होती है, लेकिन श्याम के पास पैसे नहीं होते। तब निर्मला अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे देकर उसकी स्कूल की फीस भर देती है। श्याम और निर्मला की मेहनत देखकर गांव के सरपंच जी बहुत जलते थे। सरपंच को श्याम का घोड़ा भी बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, अरे श्याम, ये घोड़ा तुम्हारे क्या काम का है? तुम इसे मुझे बेचोगे क्या? नहीं सरपंच जी, मैं इसे नहीं बेचूंगा। एक दिन श्याम खेतों में चक्कर आकर गिर जाता है। निर्मला उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है, मगर उसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगने वाले होते हैं। ऐसे ही एक दिन सरपंच उनके घर आते हैं। अरे राधिका बेटी, कहाँ हो? नमस्ते सरपंच जी, कैसे आना हुआ आपका? मैं श्याम से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? तबीयत खराब है ना उसकी, सोचा चलते चलते मिलाऊं। हाँ, वो अस्पताल में भर्ती है। अच्छा हुआ आप आ गए सरपंच जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कौन सी बात निर्मला? सरपंच जी, घर की हालत तो आपको पता ही है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, कुछ ही दिनों के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। जब पैसे आ जाए तो जमीन छुड़वा लेना। क्या कहती हो? जैसा आपको ठीक लगे सरपंच जी। कल घर पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सरपंच तो मन ही मन बहुत खुश हो गया था कि उसको शाम की जमीन मिलने वाली थी। वो खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी वहाँ राधिका आती है और माँ की आंखों में आंसू देखकर पूछती है, माँ, क्या हुआ है? वो सरपंच जी हमारे घर क्यों आए थे? अरे वो तुम्हारे बाबा की तबीयत पूछने आए थे और हमारी जमीन गिरवी रख के हमें पैसे देने वाले हैं। इससे तुम्हारे बाबा का इलाज हो पाएगा। अरे माँ, जमीन क्यों गिरवी रखी? इस घोड़े को गिरवी रख दिया होता। आपने मेरे लिए घोड़े को गिरवी नहीं रखा ना माँ। अब तुम चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी। आप सिर्फ मेरे साथ कल सरपंच जी के घर चलिए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राधिका सुबह ही अपनी माँ के साथ सरपंच जी के घर जाती है और उन्हें कहती है, सरपंच जी, आप बड़े दयालु हैं। आपको तो सब पता है कि मेरे माँ बाप खेतों में काम करते हैं। उन्हें खेतों से बहुत लगाव है, इसलिए हम हमारी जमीन गिरवी नहीं रखेंगे। क्या आप मुझे सिर्फ 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? आपको मेरे पिताजी ठीक हो जाने के बाद मैं मेरा घोड़ा बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। सरपंच मन ही मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि राधिका पैसे लौटाने वाली थी और उसका घोड़ा भी उस गांव के सरपंच के सिवा कोई और खरीद नहीं सकता था। जमीन तो बाद में मिल सकती है, मगर घोड़ा तो जल्द ही मिल जाएगा। राधिका सरपंच जी से पैसे लेकर अपने बाबा का इलाज करती है। अब शाम भी ठीक हो जाता है और घर लौट आता है। तब राधिका उससे कहती है, बाबा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? चलो आज हम अपना घोड़ा अपने गांव में बेचेंगे और उसके साथ ये टोकरी भी ले लेते हैं बाबा। जैसा तुम चाहो, तुम जो भी करोगी सही करोगी। उसी दिन राधिका अपने घोड़े को लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में वो घोड़ा देखकर बहुत लोग जमा हो जाते हैं। अब सरपंच को घबराहट होने लगती है कि वो घोड़ा कोई और ना खरीद ले, क्योंकि सरपंच को वो घोड़ा बहुत पसंद था। जो भी ये घोड़ा खरीदेगा उसका मूल्य है 10,000 रुपए और इसके साथ ये 10,000 की टोकरी भी खरीदनी पड़ेगी, तो ही ये घोड़ा बेचा जाएगा। राधिका की शर्त सुनकर लोग उस घोड़े पर बोली लगाने लगे। उस घोड़े की कीमत 10,000 से लेकर 20,000 हो गई। तब सरपंच सोच में पड़ गया कि क्या करे। आखिर वो घोड़ा 20,000 में
गांव के सोनार को बेचा गया और टोकरी के 10,000 अलग से राधिका को मिल गए। राधिका ने उस सोनार से कहा, चाचा, आप मुझे बीच बीच में इस घोड़े से मिलने की इजाजत देंगे ना? बेटी, तुम्हारी बुद्धि की तो प्रशंसा करो उतनी कम है। तुम जब चाहो मेरे घर आकर इसे मिल सकती हो। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और सरपंच जी आग बबूला हो जाते हैं। उनके सारे इरादों पर पानी फिर गया था। अगले दिन शाम और राधिका उन पैसों में से 12,000 रुपए लेकर सरपंच के पास जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी, आपने की हुई मदद मैं कभी भूल नहीं सकती। ये आपके 10,000 रुपए और ये 2,000 रुपए उसका ब्याज, कुल मिलाकर 12,000 हो गए। धन्यवाद सरपंच जी, अब हम चलते हैं। दोनों भी सरपंच जी के घर से निकलते हैं और सरपंच जी मन ही मन जल उठते हैं। राधिका अपनी सूझबूझ से अपनी जमीन बचा लेती है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। हम हमारे विवेक से सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। शारजापुर गांव में चेतन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके घर में बहुत गरीबी के कारण उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। वो सुबह होते ही काम पर चले जाते और शाम के समय घर आते। चेतन को एक बहन थी जो उससे बहुत छोटी थी। चेतन अब 8वीं कक्षा में गया था और उसकी बहन 4थी कक्षा में। वो दोनों बहुत पढ़कर कुछ करना चाहते थे। उनके गांव में बिजली की बहुत समस्या थी और उसी कारण चेतन और उसकी बहन राधा बहुत परेशान थे। बिजली के कारण उनका अभ्यास ठीक से हो नहीं पाता था। शाम को जब वो स्कूल से घर आते तो हमेशा बिजली चली जाती थी और उन्हें घर के बाहर पोल की लाइट में पढ़ाई करनी पड़ती। एक दिन चेतन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे घर में हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है? क्या हमें कभी लाइट नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब है इसलिए हमें लाइट नहीं मिलती, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन कब पिताजी? जब तुम बड़े हो जाओगे तब। चेतन चुप हो जाता है और अगली परीक्षा की अच्छी तैयारी करता है। उसकी बहन राधा भी उसके साथ बहुत अच्छा अभ्यास करती है। परीक्षा का रिजल्ट आता है और चेतन अपनी कक्षा में अव्वल आता है। उसी के साथ उसकी छुट्टियां भी शुरू हो जाती है। छुट्टियां लगते ही चेतन गांव के वाचनालय को ज्वाइन करता है। ऐसे ही एक दिन वाचनालय में वो साइंस की एक बुक पढ़ रहा था और उसमें उसने सोलर पैनल के बारे में पढ़ लिया। वो सब पढ़कर वो बहुत खुश हो गया और उस कल्पना को उसने अपनी बहन को बताया। अरे राधा, हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे जरूर, मगर इसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? हाँ भैया, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। कल से मैं भी लोगों के यहाँ काम पर जाऊंगा, कुछ तो पैसे जमा होंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उसी दिन से चेतन अपने माँ और पिताजी के साथ काम पर जाने लगा और उसे जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अलग से रख देता। स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उसने अपने जमा किए हुए पैसे गिनना शुरू किया, लेकिन पैसों की थोड़ी कमी थी। अरे बेटा, ये बाप कब काम आएगा? चलो हम दुकान जाते हैं, जो भी लगे वो खरीद लेना। ऐसा कह के चेतन और पिताजी शहर जाकर दुकान से सोलर लाइट के लिए जो भी चीजें लगती है वो खरीद कर लाते हैं। घर आकर चेतन अपनी किताब की सहायता से उस सोलर पैनल को फिट कर देता है। उसके पास एक छोटी सी बैटरी लगवा देता है और उसमें एक मशीन बिठा देता है जिससे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर विद्युत एनर्जी बन जाए। और ये सब करने के बाद वो अपनी मशीन शुरू कर देता है। तभी घर में लाइट और फैन चलने लगते हैं। मेरे दोनों भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। देखो तो कितना अच्छा सोलर लाइट बनवाया है। बेटा, पढ़ाई के साथ तुमने इतना कुछ किया, आज से तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। हाँ पिताजी, हम दोनों बहुत पढ़ाई करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। चेतन ने पिताजी और माँ दोनों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने बेटे और बेटी पर बहुत गर्व होने लगा। अब चेतन ने गांव के गरीबों के घर में भी सोलर लाइट लगवा दी और सारे गांव में रोशनी छा गई। सारे गांव वाले चेतन को शाबाशी देने लगे और सारे गांव वालों ने मिलकर उसका गांव में सत्कार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका मतलब हमारे अथक प्रयत्नों से हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं।